नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर स्किंग। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। क्या आप जानते हैं आपके मोबाइल पर आने वाली एक कॉल आपकी जिंदगी तबाह कर सकती है, आपको पूरी तरह कंगाल कर सकती है। जी हाँ, आपका मोबाइल फोन जो आपको जाने कितने अनजान लोगों से जोड़ता है, ऐसी ही एक अनजान कॉल आपको हुस्न के माया जाल में फंसा सकती है और आपका सब कुछ लूट सकती है। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि ये है मनी मोहिनी मायाजाल, जो लोगों को अपने तिलिस्म का शिकार बना रहा है। आपके मोबाइल पर आने वाली एक कॉल आपको बना सकती है सेक्सटॉर्शन का शिकार। हम बात कर रहे हैं ऐसे साइबर क्राइम की जो फोन के जरिए लोगों को सेक्स स्कैंडल में फंसाता है और सब कुछ लूट लेता है। ऐसा ही एक वाकया मुंबई के माटुंगा इलाके में सामने आया, जहां 80 साल के एक रियल एस्टेट कारोबारी को आने वाले एक अनजान कॉल ने बुजुर्ग को न सिर्फ अपनी बड़ी एक मुसीबत में डाल दिया, बल्कि 8 लाख रुपए का चूना भी लगवा दिया। फोन करने वाला शख्स ने तो खुद को किसी बड़े पुलिस अधिकारी के तौर पर पेश किया और शख्स को धमकी भी दी कि आप पॉर्न रैकेट में शामिल हो गए हैं और अगर आप पैसे नहीं देते हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो आज हम चर्चा करेंगे कैसे बचे मोहिनी के माया जाल से। लेकिन हाँ, अगर आपके साथ ऐसी कोई हरकत होती है तो घबराएं नहीं, बल्कि पुलिस के पास जाएं और कानूनी मदद आप लें। चर्चा की हम शुरुआत करेंगे और कुछ अहम सवाल जो हम इस शो के जरिए पूछ रहे हैं आपके सामने हैं कि ऐप के ज़माने में कैसे रहें सेक्सटॉर्शन से सावधान। चैटिंग कैसे बन जाती है मुसीबत, कैसे होती है सेक्सटॉर्शन की शुरुआत और कैसे रहें फर्जी कॉल से सावधान। सोशल मीडिया पर दिल लगी पड़ेगी भारी, लेकिन कितनी, जानेंगे आज इस शो के जरिए। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। संजय शिंत्रे, पुलिस अधीक्षक एसपी महाराष्ट्र साइबर क्राइम मुंबई, अनुज अग्रवाल, साइबर एक्सपर्ट, पवन दुग्गल, साइबर वकील, डॉक्टर चीनू अग्रवाल, साइकोलॉजिस्ट, फीलिंग माइंड। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। पवन जी, आपके पास आऊँगी सबसे पहले, क्योंकि सेक्सटॉर्शन का जो मामला आज हमने उठाया है ये कोई नया मामला नहीं है, ये सब जानते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसको लेकर जागरूकता फैलाई जाए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक कॉल की ही बात नहीं है। पवन जी, आपको एक लिंक आ जाता है ईमेल से के जरिए। सेक्सटॉर्शन तो मेरे ख्याल से काफ़ी पुरानी बात अब हो चुकी है, लेकिन अब यही चीज़ जो है व्हाट्सएप पर हो रही है, यही चीज़ हो रही है आपके फेसबुक मैसेंजर के जरिए भी, जहाँ पर आप जाने अनजाने, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, आपको कॉल आ जाता है इन ऐप्स पर, आप उठा लेते हैं और सामने मान लीजिए एक पॉर्न वीडियो चल रही है और आप जाने अनजाने में ही एक पॉर्न रैकेट में शामिल हो जाते हैं। किस तरह से धड़ल्ले से सेक्सटॉर्शन जो है बढ़ रहा है, पवन जी? देखिए, आज सबसे बड़ी चुनौती जो हम देख रहे हैं आज के समाज में, वो साइबर सेक्सटॉर्शन की है, जहां पर अब पोस्ट कोविड लोगों ने समझ लिया है कि नौकरियां तो चली गई हैं, तो पैसा कमाने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप लोगों को टारगेट करो इन तरह के झूठे पॉर्न रैकेट्स में। और अब तो अक्सर ये वीडियो कॉल वाला सिलसिला जो है बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है। आपको कॉल आ जाएगी, लड़के हैं तो लड़की की कॉल आएगी, लड़की हैं तो लड़के की कॉल आएगी, और आपको कहा जाएगा कि आप वीडियो कॉल ऑन करें। अगर आपने इस अनजान कॉल को एंटरटेन कर लिया और वीडियो कॉल ओपन कर दी, तो संभावित तौर पर यह बात सुनिश्चित है कि आप साइबर सेक्सटॉर्शन के शिकार जरूर बन जाएंगे। ये आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय इसलिए होता जा रहा है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा भारतवासी नहीं चाहते कि उनकी छवि को नकारात्मक रूप से कोई प्रभाव हो। इसलिए अगर वो कहीं कुछ अश्लील गतिविधियां करते पकड़े जाते हैं या प्रलोभन में आ जाते हैं, तो वो चाहते हैं कि मैं कहीं ना कहीं चुपचाप पैसे दे दूं और किसी व्यक्ति को कुछ पता न लगे। लेकिन अधिकांश भारतवासी भूल जाते हैं कि जब आप सेक्सटॉर्शन वाले मामले में पैसा देते हैं, तो वो पहला अध्याय है एक लंबी यात्रा का। क्यों? क्योंकि आपने जैसे पैसे दे दिए, आपने कंफर्म कर दिया कि आप एक फर्टाइल टारगेट हैं, आपके पास क्षमता है पैसे देने की, और आपने आज पहली बार दिया है तो अगली बार भी जरूर देंगे। तो फिर आप एक लगातार एक एक्सप्लॉइटेशन वाले व्हील में आ जाते हैं, वर्लपूल में आ जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी समझना होगा कि अगर आप सेक्सटॉर्शन के शिकार बन भी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आसमान
कल सुबह गिर रहा है या कल सुबह सूर्य नहीं उग रहा है, कल भी इस तरह की चीजें होंगी। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आप को बचाने का प्रयास करें, अपनी साइबर हाइजीन मेथोडोलॉजीज को थोड़ा अपडेट करें और जागरूक रहें, तो काफी हद तक इस चुनौतीपूर्ण जो साइबर क्राइम है उसके शिकार होने से बच सकते हैं। पवन जी की ही बात को आगे ले जाते हुए हमें ये समझाएं कि कैसे पैसों की मांग शुरू हो जाती है, क्योंकि ये एक पहला कदम होता है एक बहुत बड़े अध्याय की ओर, जो कि पवन जी ने भी हाईलाइट किया है। लेकिन किस तरह से आपको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जरा इसका उदाहरण देकर हमको समझाएं। ये सवाल अनुज, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। हाँ बिल्कुल, जैसा कि पवन जी ने भी बताया कि लोग अपनी छवि के प्रति काफी जागरूक हैं, और एक बार जब उनको यह पता चल जाता है कि ऐसी कोई वीडियो बन गई है, पॉर्न वीडियो बन गई है, सेक्सटॉर्शन वाली वीडियो बन गई है, तो एक व्यक्ति पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आता है। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड मेथोडोलॉजी बन गई है, और वो डराता भी है कि भाई जो विक्टिम को आपने सेक्स का वीडियो बनाया है और उन्होंने सुसाइड कर ली है, या उनकी वीडियो और आपकी वीडियो यूट्यूब पर डाल दी गई है, उसको अगर वहां से हटाना है और पुलिस में आपकी रिपोर्ट हो रही है वगैरह वगैरह, तो एक तो इज्जत जाने का खतरा है, और दूसरा पुलिस का चक्कर कि भाई पुलिस में रिपोर्ट हो रही है और उसमें आप अपराधी बन रहे हैं। ये इन दोनों चीजों को जो मिला जुला कॉकटेल, और जो आईडी भेजते हैं उसमें एक फर्जी पुलिस अधिकारी की आईडी बनाकर भी भेजते हैं विक्टिम को कि देखिए हम XYZ पुलिस अधिकारी, और आमतौर पे CBI या ऐसे किसी बड़ी सेंट्रल एजेंसी का नाम भी उस पर लिखा होता है, तो उससे लोग और डर जाते हैं, और उसके बाद फिर उनसे पैसे मांगने का सिलसिला शुरू होता है। अमूमन ये छोटे अमाउंट से शुरू होता है और उसके बाद ये लगातार बढ़ता चला जाता है, और एक बार जब आप इसमें फंस जाते हैं, विक्टिम से फंस जाता है, तो उसको ये लगता है कि उसने काफी पैसे तो ऑलरेडी दे रखे हैं, थोड़े बहुत और देगा और इस मुसीबत से वो छुटकारा पा लेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है। ये जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती है और जारी रहती है, और इसका कोई अंत नहीं। आखिर जो क्रिमिनल्स हैं उनसे मॉरल की उम्मीद कैसे करी जा सकती है? तो इसलिए इसमें बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी से ये गलती हो गई है तो उसको ये स्वीकार करना चाहिए कि अब गलती हो चुकी है, और सीधे पुलिस की राह पकड़नी चाहिए, साइबर एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए, और पैसे तो बिल्कुल भी भेजने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ना सिर्फ सेक्सटॉर्शन का पैसा आपका जा सकता है, आपका अकाउंट भी पूरा हैक हो सकता है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज। तो चीनू, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो कि अनुज ने भी हाईलाइट की है कि शर्मसार हो जाना, ठीक है। आपने जो भी लिंक लिया या जो भी आपने वीडियो कॉल ऑन किया और जिस भी तरह की अश्लील चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, उससे बचने के लिए या उसे अवॉइड करने के लिए, उसका इम्पैक्ट कम करने के लिए बहुत सारे लोग इस एक्सटॉर्शन का शिकार बन जाते हैं। बट अगर हम इसको एक गलती की तरह देखें और थोड़ा सा हम इस पर अगर विस्तार से बात करें इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, क्योंकि अंत में वही तो एक चीज़ है, आपको अपनी इमेज, अपनी प्रतिष्ठा के लिए ही तो आप इतना एक्सप्लॉइट हो जाते हैं, इतना पैसा आप दे देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसी बातें आपको कही जाती हैं कि आपका जो वीडियो है वो आपके फैमिली में और आपके ऑफिसेज में शेयर हो जाएगा। इन्हीं सब चीज़ों के चलते जो है आप विक्टिम बन जाते हैं। तो इसको अगर हम साइकोलॉजिकली देखना चाहें तो क्यों ज़रूरी है कहीं ना कहीं ये मानना कि ये एक गलती है और आपसे एक गलती हो सकती है, और इसका खामियाजा भरने की और वो भी इस तरह एक्सप्लॉइट होने की जरूरत नहीं है? शेम, कविता जी, एक बहुत ही एडवर्स, अनहेल्दी, नेगेटिव इमोशन है जिसके चलते लोग अपनी रैशनल और लॉजिकल थिंकिंग करना भूल जाते हैं और इस हद तक एम्बैरेसमेंट के शिकार हो जाते हैं कि जो नॉर्मली वो इस तरह के फोन कॉल को या इस तरह की किसी डीलिंग को रैशनल वे में बहुत आसानी से डील कर सकते हैं, वो इतना पैनिक हो जाते हैं कि उस वक्त उनको कुछ भी नहीं सूझता, दे जस्ट गिव इन। और उनको केवल एक ही चीज सूझ रही होती है कि कहीं किसी को पता न लग जाए, कहीं हमारी इमेज खराब ना हो जाए, कहीं अगर किसी को पता लग गया, मेरी वाइफ को पता लग गया या बच्चों को पता लग गया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या सोचेंगे। यही थॉट उन पे
हावी हो जाता है, और इस कदर हावी हो जाता है कि वो सुसाइड तक का सोचने लगते हैं। एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, हर वक्त यही सोचते रहना, उनको पसीने आना, उनके हार्ट बीट्स बढ़ जाना, माउथ में और थ्रोट में ड्राइनेस फील होना, हाथ में और पैरों में कपकपी आना, नमनेस फील होना, और रात को नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, और अंत में यही सोचना कि या तो पैसे दे दे या फिर हम सुसाइड कर लें, दोनों में से एक ही हमारे पास तरीका है इससे निजात पाने का। तो इट हैज सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑन द इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन हु हैज बीन एक्सप्लॉइटेड इन दिस केस। ऐसे में जैसा आप कह रही हैं कि ये स्वीकार करना कि हम लोग सब इम्परफेक्ट और फैलिएबल ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम सबसे गलती हो सकती है। सेक्सटॉर्शन में जो एक्सप्लॉइट करने वाला सेक्सटॉर्शनिस्ट है, वो तो आपको इसी तरह से जाल में फंसा रहा है ना, जैसे आपने कहा मोहिनी, माया जाल, वो तो आपको एक दाना डाल रहा है, और जैसे ही आपने वो दाना ले लिया, अगर आपने मन में ये भी सोचा कि एक्सप्लोर करके देखते हैं या कॉल उठा के देखते हैं, तो बस उतने में ही आप फंस जाते हैं। उनके पास सारे टूल्स हैं, वीडियो को एडिट करके वो न्यूड कर देते हैं, बहुत सारी चीजें वो उसमें डाल देते हैं, आपकी वॉइसेस डाल देते हैं, जो भी कुछ उनके पास है तरीके वो सब कर देते हैं। ऐसे में अगर आपने शुरुआत में ही ये स्वीकार कर लिया कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, और cybercrime.gov.in ऐसी साइट है जहां पर अनोनिमसली आप बिना अपनी पहचान बताए भी अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। जो शेम का बैरियर है हेल्प लेने में, वो वहां पर आप तोड़ सकते हैं, और किसी न किसी ट्रस्टेड पर्सन से, चाहे वो आपका स्पाउस हो, चाहे कोई और फैमिली मेंबर हो, चाहे सिबलिंग हो, चाहे काउंसलर हो, उसको अप्रोच करके तुरंत आप अपनी बात शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आगे जो आप इस जाल में फंसने वाले हैं, इस खाई में कूदने वाले हैं, इस दलदल में फंसने वाले हैं, उससे आप अपने आप को बचा लेंगे। बिल्कुल, लेकिन पवन जी, मैं उस बात पर अब आना चाहती हूँ कि मान लीजिए कि आपने इस तरह की किसी चीज़ को देखा और आप जो है एक्सप्लॉइट नहीं होने देते हैं अपने आप को, आप उनकी मांगे पूरी नहीं करते हैं, बल्कि इसकी बजाय आप कंप्लेन कर लेते हैं। मुझे बताइए कि इस तरह की कंप्लेंट्स का किस तरह से निवारण किया जाता है। अगर आप एक विक्टिम है तो काफ़ी कुछ चीनू जी ने बताया, एक वेबसाइट बताई जहां पर आप जाके कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा किस तरह से आप मदद ले सकते हैं इस के खिलाफ? देखिए, आप cybercrime.gov.in पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं, जो राष्ट्रीय साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। लेकिन हमको समझना होगा कि ये FIR पोर्टल नहीं है, ये रिपोर्टिंग पोर्टल है। आपको रिपोर्ट करने की सुविधा उपलब्ध है। अल्टीमेटली आपकी कंप्लेंट पर FIR दर्ज होगी या नहीं होगी, वो जो स्टेट पुलिस के अधिकारी है वही डिटरमिन करेंगे। नॉर्मली सेक्सटॉर्शन वाले केसेस इतने सीवियर माने जाते हैं कि अधिकांश केसेस में हम देखते हैं कि तफ्तीश होती है और उसके बाद FIR तक रिकॉर्ड करने की बात हो जाती है। लेकिन बुनियादी तौर पर जो सबसे बड़ी चुनौती वो होती है कि आप अल्टीमेटली कैसे लोगों को ट्रैक करेंगे, एट्रीब्यूट करेंगे कि साहब ये जो सेक्सटॉर्शन वाली घटना घटित हुई है, ये फला बंदे ने करी है। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बिंदुओं को जोड़ने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पुल बन जाता है। लिहाजा दायित्व बन जाता है पुलिस अधिकारियों को के ऊपर कि वो जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसको इन्वेस्टिगेट करें, इकट्ठा करें और उसको प्रिजर्व करके रखें, वो कानून के अनुसार रखें, अपनी मन घड़ंत तरीके से ना रखें। क्योंकि अगर आपका बहुत ही अच्छा केस क्यों ना हुआ, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के अनुसार नहीं रखा, भारतीय एविडेंस एक्ट के प्रावधानों का पालन नहीं किया, तो चाहे कितना ही बढ़िया आपका केस क्यों ना हो, आपके केसेस में कन्विक्शन लेना बहुत मुश्किल होगा। हमें समझना होगा कि ये सेक्सटॉर्शन का जो प्रकरण है काफी नया है और अभी तक भारतवर्ष में सेक्सटॉर्शन को लेकर कोई डायरेक्ट रिपोर्टेड कन्विक्शन नहीं हुआ है। और कन्विक्शन लेने की समस्या ये भी होती है कि अधिकांश तौर पर जो सेक्सटॉर्शनिस्ट होता है वो अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धतियों को अक्सर मिटा के हुए चलता है।
अपनी आइडेंटिटी को छुपाकर चलता है, अक्सर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का इस्तेमाल करता है, ताकि जो चुनौतियां पुलिस अधिकारियों के सामने है वो और ज्यादा बढ़ जाती हैं उन व्यक्तियों को आइडेंटिफाई करने के लिए और मैटर को तफ्तीश करने के लिए, व्यक्तियों तक पहुंचने के लिए। लिहाजा सेक्सटॉर्शन बहुत ही चुनौतीपूर्ण प्रॉब्लम है। लोगों को उसके बारे में ज्यादा जागरूकता बतानी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए ये आज किसी को भी हिट कर सकता है। और अब तो नए केसेस जो आ रहे हैं वो और आपको भौचक्के कर देते हैं। क्यों? क्योंकि दो तरह के केसेस होते हैं। एक तो आपको कॉल आई और आपने वीडियो कॉल अटेंड कर ली, और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने कपड़े उतारिए, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करिए, और आपने ये एक्टिविटी करी और वो एक्टिविटी कैप्चर हो गई दूसरी तरफ, और उसके आधार पर आपसे पैसा मांगा जा रहा है। ये तो वो केसेस हुए, और ऑब्वियसली व्यक्ति शर्मनाक है, उसको लगता है कि भाई मैं कहाँ फंस गया हूँ, चलिए पैसे दे देता हूँ। दूसरे जो आजकल नए उभरते केसेस हैं, वहां पर हम देख रहे हैं कि जब आपको वीडियो कॉल आता है और आप वीडियो कॉल उठाते हैं, तो अगर आपने वीडियो कॉल केवल 5 या 10 सेकंड ही क्यों नहीं उठाया और आपने कुछ ऐसी गलत गतिविधि नहीं करी, उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि वो आपकी जो शक्ल है उसको आर्टिफिशियल मॉर्फ कर देंगे न्यूड मॉडल्स की बॉडीज पर, की तस्वीरों पर, और फिर आपके नाम से उसको पोर्नोग्राफिक वेबसाइट पर डाल देंगे, ताकि आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सकता है, आपको डर में, शक शुबा में डाल दिया जा सकता है। और आपको मालूम है कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस ये लोग प्रस्तुत कर रहे हैं झूठे हैं, लेकिन क्योंकि ये कहीं ना कहीं फिर उपलब्ध हो जाने वाले हैं, लोगों तक, आपके परिवारजन तक, मित्रगण तक पहुंचने वाले हैं, इसलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए आप अक्सर इच्छुक हो जाते हैं कि चलो भैया पैसे दे दो, अपनी जान बचाओ। लेकिन हमें समझना होगा, पैसे देने से जान नहीं बचती, बल्कि जान और अटक जाती है। आप पूरी तरीके से कंफर्मेशन दे देते हैं साइबर क्रिमिनल को कि साहब मैं आज भी दूंगा, पैसे दे रहा हूं, कल भी दूंगा और परसों भी दूंगा, जब तक मेरी जेब खाली ना हो जाए या जब तक मैं असमर्थ ना हो जाऊं आपको पैसे देने के लिए। तो इसलिए जितनी आप जागरूकता फैला सकते हैं, ना केवल बड़े लोगों के बीच में बल्कि साथ ही साथ बच्चों के बीच में भी, क्योंकि आजकल मैं बहुत सारे केसेस हैंडल कर रहा हूं जहां पर एक सेक्सटॉर्शन का ताल्लुक जो है बच्चों के साथ है, यानी नाबालिग लोगों के साथ है। सेक्सटॉर्शन करने वाले भी नाबालिग हैं, सेक्सटॉर्शन के विक्टिम होने वाले व्यक्ति भी नाबालिग हैं, बच्चे हैं, और इस तरह के मामले में जो कॉम्प्लिकेशंस हैं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। तो अगर आप जितने भी अधिकांश लोग हैं उनको एटलीस्ट इस नए उभरते साइबर क्राइम के बारे में अवगत कराएंगे और उन्हें बताएंगे कि इसकी क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं, तो काफी हद तक आप उनको एम्पावर कर पाएंगे, ताकि वो अगली बार इस तरह की वीडियो कॉल का जवाब नहीं देंगे, अपने जो ऑब्सीन फोटोग्राफ्स हैं, इंटीमेट मोमेंट्स की फोटोग्राफ्स हैं, वो लोगों के साथ शेयर नहीं करेंगे, और कहीं ना कहीं ज्यादा जागरूक हो जाएंगे कि उन्हें अपने डेटा का संरक्षण करके रखना है, अपनी प्राइवेसी को, अपनी निजता के अधिकार का संरक्षण करना है, और ऐसी कोई गतिविधि का हिस्सा नहीं बनना जो आने वाले समय में आकर उनको लगातार हॉन्ट करे। और एक बार आप साइबर क्राइम की, खासतौर पर साइबर सेक्सटॉर्शन के शिकार बन जाएंगे, तो संभावित तौर पर अगर आपका कंटेंट लगातार इंटरनेट पर रहा, तो आने वाले समय में वो आपका एग्जिस्टिंग और पोटेंशियल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, आपकी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है, वो भी नकारात्मक रूप से प्रभावित कर पाएगा। तो ये आग का गोला है, इस आग के गोले को अपने पास मत लाने दीजिए, अपने आसपास एक सुरक्षा कवच पहन लीजिए, जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, और जहां तक हो सकता है इस तरह के साइबर क्राइम में कभी भी हिस्सा ना बने, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली। अगर आप ये काम कर पाएंगे तो अपने आप को बचा पाएंगे, अपनी छवि को बचा पाएंगे, और अपने आप को कम से कम तौर पे साइबर क्राइम का शिकार होने से भी बचा पाएंगे। बिल्कुल, जागरूक रहने की ज़रूरत है। हमारे साथ संजय शिंत्रे भी अब जुड़ गए हैं, पुलिस अधीक्षक एक्सपी महाराष्ट्र साइबर क्राइम। और संजय जी, स्वागत है आपका। सवाल आपसे यही है कि हम सेक्सटॉर्शन के मामलों की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में इसके केसेस कितने बड़े हैं और कितने को आप सुलझा पाए हैं, किस तरह के सेक्सटॉर्शन के केसेस सामने आ रहे हैं, ज़रा बताएं इसके बारे में कुछ। संजय जी बोलिए। में बहुत सारे केसेस इसके आए हैं, तो फिगर से बात करें तो बहुत सारी फिगर हो सकती है और वो डरावनी भी हो सकती है। तो इसमें इतना ही है कि बहुत सारे केसेस में डिटेक्शन भी हो चुका है। इंडिया में कुछ पॉकेट्स ऐसे कि उनका ये हर दिन का एक काम रहता है कि ये सब सेक्सटॉर्शन करना,
और ये लोग बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे या कोई कॉल करके उनको एक लिंक भेजते हैं, उनको कॉल, इनके बहुत सारे केसेस सॉल्व भी हो चुके हैं महाराष्ट्र में, और भी इन्वेस्टिगेशन जारी। रुख बनाने के लिए इस तरह के केसेस के खिलाफ संजय जी किस तरह की मुहिम महाराष्ट्र सरकार ने चला रखी है या आपके साइबर सेल ने चला रखी है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें अगर है तो। इसमें महाराष्ट्र में इसके लिए पूरे महाराष्ट्र में 42 पुलिस स्टेशन साइबर के है। इसमें बॉम्बे में 5 पुलिस स्टेशन है, खाली वो साइबर का क्राइम देखते हैं, और पूरे जिले में एक पुलिस स्टेशन साइबर का रखा है। और ये जो भी पुलिस स्टेशन है उनको सब लोगों को ये सब फैसिलिटी दे रखी है कि जैसे कोई इन्वेस्टिगेशन में उनको मदद हो सके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे हार्डवेयर उनको दिए हैं। अनुज, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि काफ़ी हद तक जागरूकता की कमी है, लेकिन क्या क्या आप कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब भी वीडियो कॉल आ रही है, स्पेशली अनजान नंबर से आ रही है, तो लोगों में जानने की इच्छा होती है कि आपको कौन कॉल कर रहा है। लेकिन जिस तरह से ये केसेस बढ़ रहे हैं, क्या किसी तरह के स्पेसिफिक नंबर से आपको कॉल आ रहा है? और क्योंकि आप सोशल मीडिया पे फेसबुक कॉल आसानी से कर सकते हैं, व्हाट्सएप कॉल आसानी से कर सकते हैं, कैसे पकड़ा जाए कि ये स्पेसिफिक तरह के कॉल्स हैं अनुज जो आपको अवॉइड करने चाहिए? इसमें देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। जब भी किसी भी अनजान नंबर से अगर आपको वीडियो कॉल आ रही है तो आप वीडियो का ऑप्शन छोड़ के उसको सिर्फ ऑडियो कॉल एक्सेप्ट करें। दूसरी तरकीब ये हो सकती है कि आप उस कॉल को मिस होने दें और अपनी तरफ से ऑडियो कॉल करें, क्योंकि कोई भी अनजान नंबर, चाहे वो भारत का नंबर दिख रहा हो या किसी दूसरे देश का, 92 वगैरह से भी आते हैं, 971 से भी आते हैं ऐसे नंबर, तो उसमें ये रिस्क हो सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुलिस ने ऐसे काफी मामलों को खोजा है, और जो लोग इस गैंग को चला रहे हैं, इस तरह के गैंग्स को चला रहे हैं, वो काफी कम पढ़े लिखे और ट्रक ड्राइवर और इस टाइप के लो प्रोफाइल के लोग हैं, लेकिन उन्होंने इस कला में महारत हासिल कर ली है और वो अक्सर अपने नंबरों को बदलते रहते हैं। तो इसलिए किसी स्पेसिफिक नंबर या सीरीज ऑफ नंबर्स को स्पॉट करना मुश्किल है जब भी एक आपको कोई अनजान नंबर से वीडियो कॉल आ रही है। दूसरी एक चीज और है, ये लोग काफी आपको रिकॉग्निसेंस करते हैं, पहले आपके फोन को कॉम्प्रोमाइज करके आपको देखते रहते हैं। ज्यादातर ऐसे मामलों में लोग या तो बाथरूम में या बेडरूम में या रात का टाइम है, ऐसे समय पर ये कॉल आई है, और जिस समय लोग कम कपड़ों में होते हैं या थोड़ा आपाधापी में होते हैं या कोई थोड़ा सो रहा है, तो जब भी आप कभी ऐसी स्थिति में हैं जब पूरी तरह से अलर्ट नहीं है, तो वीडियो कॉल बिल्कुल ना उठाएं। उस समय उचित होगा कि आप ऑडियो कॉल ले लें या उस कॉल को मिस हो जाने दें और देखें कि क्या वो कॉल बार बार आ रही है। तीसरी चीज इसमें यह है कि अगर आपके सामने कोई आकर आपको किसी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि बहुत सारे मामलों में ऐसा देखा गया है कि काफी लंबी ये सेक्स कॉल चल जाती है और जिसमें जो विक्टिम है वो कहीं ना कहीं खुद शामिल हो जाता है, उसको दूसरी पार्टी उत्साहित करती है और तरह तरह की बातें करके, और लोग उसको प्राइवेट समझ के उसमें शामिल हो जाते हैं जबकि उनका वीडियो बन रहा होता है। तो कभी भी किसी भी जाने या अनजाने नंबर से ऑनलाइन सेक्सुअल एक्टिविटी वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ना करें। ये आपको सीधा सीधा सेक्सटॉर्शन की तरफ ले जाएगा। हालांकि पुलिस काफी एक्टिव है और जागरूकता के भी बहुत सारे अभियान हम लोग भी चलाते रहते हैं, पुलिस के साथ मिलकर भी चलाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वो नए नए तरीके से बात करके जो ये अपराधी गैंग्स हैं ये इसमें लोगों को फंसाते रहते हैं। तो वीडियो कॉल से बिल्कुल बचें। अगर वीडियो कॉल करने की इच्छा है या ये जानना चाहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, तो अपनी तरफ से इनिशिएट करें ताकि आप उस वीडियो कॉल को किसी भी समय वीडियो को बंद कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ से वीडियो कॉल आ रही है और आपने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको बंद करने में शायद कुछ दिक्कत आएगी। इसलिए जैसे ही आपको कोई भी अननोन नंबर से कॉल आ रही है उसमें ऑडियो को एक्सेप्ट करें, वीडियो को एक्सेप्ट नहीं करें। और ये अपने आप को स्मार्ट कि मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और मैं तो पूरे कपड़े पहने हुए हूं और मैं बहुत सावधान हूं,
इसमें ना पड़े, क्योंकि ये लोग पूरे सोशल इंजीनियर हैं। हम लोग इनको सोशल इंजीनियर कहते हैं। बातों में फंसा लेते हैं और लोगों को उत्साहित करते हैं, और कुछ नहीं होने पर फिर भी दूसरी तरफ जो अटैकर है, जो क्रिमिनल है, वो कपड़े वगैरह हटा के और इस तरह से करते हैं। और अभी कुछ थोड़ा सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से मॉर्फिंग के भी 1-2 मामले आए हैं, जिसमें कि सब कुछ ठीक होते हुए भी बाद में कपड़े वगैरह हटा के इस तरह से बना दिया गया है। तो वीडियो कॉल से बचना ही इसकी एकमात्र पहली सुरक्षा कवच है। और दूसरी स्थिति में जैसे ही अगर आपको ये अनुभूति होती है, पता चलता है कि आपके साथ एक्सटॉर्शन हो रहा है, बिल्कुल भी पेमेंट ना करें। नकली पुलिस अधिकारी को एक्सपोज करें। ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर सकते हैं। इसके अलावा नियरेस्ट पुलिस थाने में जा सकते हैं। उसका साइबर थाना होना जरूरी नहीं है। हर पुलिस थाना आपकी कंप्लेंट लेने के लिए बाध्य है, और ऐसा ना होने पर अपने जिले के डीसीपी या एसपी को तुरंत संपर्क करें। और अगर आपका पैसा भी चला गया है तो 1930 ये साइबर हेल्पलाइन है, जिसे आप कहीं से भी देश में एक्सेस करके अपने साथ हुए साइबर फ्रॉड या सेक्सटॉर्शन में अगर आपका पैसा चला गया है तो वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये तमाम सुरक्षा कवच के नुस्खे आपको दिए जा रहे हैं, जिसके ज़रिए आप सेक्सटॉर्शन से बच सकते हैं। और अगर आपके साथ हुआ है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि जाकर शिकायत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ आज की इस पेशकश में मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।